आदाब। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और हमारे आज के मेहमान भी हैं और मेजबान भी है दो वरिष्ठ पत्रकार जम्मू के पवन शर्मा जी और दीपक खजूरिया जी हमारे साथी हैं। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं विचार विमर्श में, वो है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 3 महीने हो गए हैं। अब 3 महीने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही है जम्मू में। इससे पहले 1-2 मीटिंग्स कश्मीर में हुई थी, लेकिन अब ये पहली मीटिंग आज हो रही है 20 जनवरी को जम्मू में। और इसका एजेंडा हमारे पास है, कुछ 6-7-8 आइटम्स में है, लेकिन ज्यादातर उसमें मिसलिनियस टाइप के आइटम्स हैं। मैं पहले पवन जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग यहाँ पे हो रही है, क्या आपको लग रहा है, आपने यहाँ पे पत्रकारिता की है काफी देर से, क्या आपको लग रहा है ये उन्हीं लाइन्स पे है जैसे कि पहले पॉपुलर गवर्नमेंट्स में कैबिनेट मीटिंग्स होती थी? देखिए फयाज साहब, कश्मीर में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद अब जम्मू में मीटिंग है। आ, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो लोगों की उम्मीदें थी, तमाम जो उस समय राजनीतिक दल थे उनके अपने अपने मैनिफेस्टो थे, उन मैनिफेस्टो में लोगों के मुद्दे रखे गए थे। और उसके बाद जब जब रिजल्ट आया तो सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी और उनको समर्थन भी मिला कांग्रेस और दूसरे विधायकों से। तो लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार जब आएगी सत्ता में तो उनके जो मुद्दे हैं वो हल होंगे। जो मैनिफेस्टो में मुद्दे थे वो तो हल हो गए नहीं। अलबत्ता जो पहली मीटिंग हुई या फिर विधानसभा का छोटा सा सत्र जो कश्मीर में लगा, वहां पर 370 और स्टेटहुड के मसले में ही उलझकर सब रह गए। अब लोगों की नजरें हैं इस पहली बैठक के ऊपर, जो कबीना की पहली बैठक जैसा बता रहे हैं कि सोमवार को होगी, जहां पर जम्मू विधानसभा के अंदर लगेगी। और लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद इस बार वो मुद्दे जो पीछे रह गए हैं वो उनको डिस्कस होगा, जिसमें गैस सिलेंडर का मुद्दा है, राशन कार्ड का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, तमाम और मुद्दे हैं। लोगों को उम्मीदें हैं, पर देखते हैं कि अब इस नई सरकार की जो जम्मू में बैठक होगी उसमें क्या क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट इसमें एजेंडा है, वो है एक्साइज पॉलिसी 2025 की, जो कानून के मुताबिक हर साल बनाना पड़ती है जनवरी के महीने में, और उसी के हिसाब से बाकी इसमें टेंडरिंग वगैरह हो जाती है। मैं दोबारा आपसे ही पूछना चाहूंगा पवन जी कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो पॉलिसी अब नई बनने जा रही है उससे उन एप्रहेंशंस का इजाला हो जाएगा जो जम्मू के वो लोग जो ट्रेडर्स हैं इस काम में, जो पिछले 3-4 साल से उनका ये उनकी शिकायत रही है कि हमें इस पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके उन खदशात का इसमें इजाला किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी बाइंग ट्रेडर्स जम्मू में थे, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, इन सब लोगों का रोजगार छिन गया था जब ये पॉलिसी दूसरी तरीके से लाई गई और वहां पर बाहर के लोगों ने आके टेंडरिंग की और तमाम जो शॉप्स थी वो इनके हाथ से निकल गई। अब जो बात हो रही है कि जो न्यू पॉलिसी आएगी, अगर इन लोगों को उसमें तवज्जो मिलती है तो ये एक अच्छा कदम होगा यहाँ इस नई सरकार के लिए, क्योंकि इन लोगों की बहुत समय से डिमांड थी कि बाहरी लोगों का कब्जा जो है वो बाइंग के ऊपर हो गया है। जो शॉप्स हैं वो सारी उनके पास चले जाती हैं टेंडरिंग जब होती है, क्योंकि वो रेट ही या कोई और तरीके हो सकते हैं, वो तो एक जांच का विषय अलग से हो सकता है। लेकिन अब न्यू जो पॉलिसी ला रही है, इस जो मीटिंग होगी, जो कैबिनेट की बैठक होगी, अगर उसमें जम्मू कश्मीर के जो लोकल ट्रेडर्स हैं बाइंग के, अगर उनके मुद्दे को प्राथमिकता मिलती है तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। इसी मुद्दे पे एक सवाल हम दीपक जी से इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे काफी साल तक मुल्क के बाकी रियासतों और यूटीज के मुकाबले में यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिनको मिले हैं पहले ठेके तो उनको ही कंटिन्यू करा लो। अभी लेकिन जब से आर्टिकल 370 हट गया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली सरकार आएगी, इसमें मुख्तलिफ लोग बदले गए, अब तीसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त है। कुछ अहम तब्दीलियां यहाँ पे आई पॉलिसीज में, जिनमें उस सब पॉलिसीज की मुझे जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो एक्साइज पॉलिसी है इसमें ये हुआ कि इसमें टेंडरिंग हो गई और उसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ यूनियन टेरिटरी को, जो पहले नहीं होता था। पहले उसी शख्स को दिया जाता था, एक रस्मी तौर पे एक टेंडर नोटिफिकेशन जारी की जाती थी, बल्कि मैं उसको कहूंगा एक एक्सटेंशन मिलता था, सिर्फ 1 लाख रुपए उनको जमा करना होता था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए जमा हो रहा है। अगर आप चाहे पुंछ में देख लें, लखनपुर में देख लें, इवन श्रीनगर के बादामीबाग कंटोनमेंट एरिया में देख लें, तो बहुत सारी जगहों पे काफी पैसा आया है। आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिसी सरकार को कंटिन्यू करनी चाहिए या इसमें
तब्दीलियां लानी। देखिए फयाज साहब, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। आपने बहुत सही पॉइंट लिया है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। J&K एक्साइज पॉलिसी 2025, उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर हो या कोई भी ऐसा राज्य जो ड्राई स्टेट नहीं है और टूरिस्ट स्टेट है, वहां पर लिकर जो है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। जम्मू कश्मीर में भी नो डाउट लिकर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। जम्मू रीजन की बात करें तो है ही है, इवन कश्मीर में भी है, क्योंकि कश्मीर में जो जम्मू से टूरिस्ट जाता है वो लिकर यहां से परचेज करके जाता है, अगर उसको पता है कश्मीर में नहीं मिलती। अदरवाइज वहां जैसे आपने बोला, कुछ जितनी वाइन शॉप्स वहां हैं उनका भी काम बिजनेस बहुत अच्छा है। तो सरकार जब यहाँ बदली 2019 में, जब धारा 370 हटी और यहाँ यूटी बना, तो यहाँ जो भी रूल आया होम मिनिस्ट्री के थ्रू, गवर्नर रूल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल था, उनकी नजर इस चीज पे थी कि आखिर जो एक्साइज पॉलिसी है ये पिछले 25-25 30-30 इवन की कुछ 40 या 50 सालों से भी ऐसी वाइन शॉप्स थी जो, जैसे आपने बताया, कि हर साल एक्सटेंशन होती थी और वाइन शॉप चलती थी और एक्साइज डिपार्टमेंट का सीधा वाइन शॉप्स के साथ लाइजनिंग होती थी और वैसे ही सिस्टम चलता रहता था। मगर फिर बीच में इन्होंने ये देखा कि एक्साइज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये हो कि वो टेंडरिंग करवाए और उसके बाद ऑक्शन देने के बाद उसके बाद साल में अगली ऑक्शन की तैयारी करे। एक्साइज का रोल भी कम कर दिया गया और सीधे ऑक्शन भी दे दिए गए। और जैसे रेवेन्यू की बात है तो यूटी को तो ओवरऑल फायदा हुआ, यानी कि गवर्नमेंट को फायदा हुआ इस चीज से, क्योंकि बहुत सारी लिकर्स ऐसी थी, खासतौर पे जो स्कॉच से नीचे की जो विस्कीज थी उनके रेट भी डाउन हुए, क्योंकि यूटी था। रेट डाउन हुए मगर रेवेन्यू बढ़ा, उसमें कुछ टैक्स के स्लॉट्स ऐसे थे जो टैक्स बढ़ गया। उस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट को इसका फायदा है। मगर उसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई कि एक बड़ी एजिटेशन, बड़ा आंदोलन हुआ और वो जो आंदोलनकारी थे, जो यहाँ के वाइन ट्रेडर्स थे, उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी लगातार मीटिंगें की, बैठकें की, मगर कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में जो रोल था वो होम मिनिस्ट्री का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही था। अब हो क्या रहा है फयाज साहब, ये जो वाइन ट्रेडर एसोसिएशन है ये उमर अब्दुल्ला साहब से ड्यूरिंग इलेक्शन भी मिली और इनसे वादा किया गया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला द्वारा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोकल वाइन ट्रेडर्स की बात उठाएंगे और नई एक्साइज पॉलिसी लाएंगे। अगर इस कैबिनेट मीटिंग में, शायद जब हमारा ये प्रोग्राम चले तो कैबिनेट बैठक हो भी चुकी हो, अगर इसमें एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट होती है तो ये बहुत अहम होगा देखना कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस एक्साइज पॉलिसी को अप्रूव करते हैं, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाती है। नहीं तो इस एक्साइज पॉलिसी पर भी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का टकराव जो है वो लाजमी नजर आ रहा है। अभी मैं बीच में थोड़ा सा ऐड इन करूंगा फयाज साहब और दीपक जी। ये रेवेन्यू बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा हुई जब ये न्यू पॉलिसी यहां पर लाई गई। जब वाइन ट्रेडर्स, जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल सही था कि एक दुकान थी तो उसको हर साल एक्सटेंड किया जाता था। नया लाइसेंस जो मिलते थे वो अलग थे, लेकिन पुराने लाइसेंस को रिन्यू किया जाता था। उसके बाद जब नई पॉलिसी आई उसके तहत रेवेन्यू बहुत ज्यादा, जी हाँ, सिर्फ यही होता, कश्मीर में होता, सिर्फ यही पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जहां पे, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्वालिटी में कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। जो लोग पहले जो वाइन लेते थे, जो खरीदते थे, जो पीते थे, तमाम लोगों ने कहा कि इस बार जो नई पॉलिसी के तहत जब जो वाइन बिक रही है, जो जितनी भी शराब जहां पर बिकी है वो सब सब स्टैंडर्ड है, बहुत अलग ही। रेट्स की बात करें, रेट उधर से तो कम हो गए लेकिन ओवर चार्जिंग खत्म नहीं हुई। बहुत से कमिश्नर्स को कंप्लेंट्स गई, बहुत से लोगों ने इसकी शिकायतें की, लेकिन अभी भी टिल देन अभी भी एक्साइज का रोल ही कम हो गया, उनका दखल कम हो गया। एक्साइज को मानते ही नहीं, एक्साइज के ऑफिसर्स को तो वाइन शॉप्स वाले मानते ही नहीं, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, वो बिग बैरन है, वो नहीं मानते। तो जरूरत इस बात की है कि इस पे कानून को नाफिज किया जाए। दीपक जी और पवन जी दोनों से आपसे मेरा सवाल है, बल्कि मैं पहले दीपक जी से ही इसका जवाब जानना चाहूंगा। वो ये कि इस वक्त सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इस बात के बावजूद के भी इस पे डिस्प्यूट चल रहा है कि किसके पास कितने अख्तियारत है, चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कितने अख्तियारत है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कितने अख्तियारत है। ये एक मतलब फैक्ट है कि यहाँ पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेंट्रल कश्मीर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा रोहला साहब, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे शराबकारी को ला करके यहाँ पे एक सकाफती जाहिर एक बिदअत को यहाँ पे ला रहे हैं।
मतलब वो इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं इस चीज को। हालांकि सरकार में जो भी इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने कहा ये सरकार के लिए आमदनी का एक बहुत जरिया है। क्या आपको लग रहा है कि इनके जो रूहुल्लाह साहब है उनके ख्यालात इस पर असरअंदाज होंगे और इसको ये बहुत ज्यादा बिल्कुल promote फयाज नहीं साहब, करेगी नेशनल क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस कश्मीर गवर्नमेंट? से आते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कश्मीर के कल्चर में कभी भी वाइन का जो ट्रेंड था वो नहीं रहा है लिकर का। मगर बड़ी बात एक और चीज रही है कि कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेशन रहा है, टूरिस्ट रीजन रहा है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पूरा ही, मगर कश्मीर बिल्कुल ज्यादा, जिसे कि आप हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। तो वहां पर एक कल्चर नहीं रहा खुद, मगर कहीं ना कहीं वाइन ट्रेडिंग शुरू से होती रही है। जो टूरिस्ट जाते थे उन्हें पीने में कभी आपत्ति किसी ने नहीं की वहां के लोकल लोगों ने। मगर जो भी सरकारें आई, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, क्योंकि शुरू से तो ज्यादा उन्हीं की रही, या फिर पीडीपी की भी सरकार आई, या फिर बीजेपी की भी आई, किसी ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर में वाइन शॉप नहीं हो या वाइन की ट्रेडिंग बंद हो, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा रहा है। और दूसरी ओर, जब मैंने आपको जैसे बताया ना कि इलेक्शन के दौरान जम्मू के वाइन ट्रेडर्स भी जाकर उमर अब्दुल्ला से मिले, और उसके बाद भी अभी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज जम्मू के ऑफिस आए, वहां भी ये जिक्र हुआ वाइन ट्रेडर्स की बात का, और उन्होंने इस बात पे हामी भी भरी कि बिल्कुल जेएंडके की एक अपनी एक्साइज पॉलिसी लाई जाएगी, उसको ड्राफ्ट किया जाएगा और जम्मू के वाइन ट्रेडर्स को वापस इंसाफ दिलाया जाएगा। मगर इस चीज में टकराव होगा, क्योंकि कारण यह है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये रेवेन्यू के हिसाब से बनाई गई है, और ये बनाई है होम मिनिस्ट्री ने वाया एलजी। और उस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर जेएंडके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाने की बात करती है तो टकराव होगा। और हमने वैसे शुरू किया था ये डिस्कशन, विचार विमर्श कैबिनेट मीटिंग को लेकर, मगर इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसलिए इस बात का जिक्र होना चाहिए कि ये मेरा ये मानना है कि अगर ये पॉलिसी ड्राफ्ट होती है और उसको कैबिनेट अप्रूव करता है तो उसके बाद एलजी साहब उसको अप्रूव करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 7 साल के बाद यहाँ पे बजट इजलास हो रहा है। लास्ट बजट इजलास जो हमारी नजर में है वो इसी फरवरी मार्च में हुआ था 2018 में, और उसके बाद अभी 7 साल के बाद एग्जैक्टली हो रहा है जो अभी फरवरी में हो जाएगा। इससे पहले ही, बजट से पहले जैसे आम मीटिंग्स होती हैं ट्रेडर्स के साथ और इन लोगों के साथ भी जो इस एक्साइज पॉलिसी और एक्साइज के कारोबार के साथ वाबस्ते उनके साथ भी हो जाएंगी। अभी ये देखना बाकी है कि इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो है चीफ मिनिस्टर खुद, तो उसमें वो क्या रुख इख्तियार कर लेते हैं ये देखना भी बाकी है। लेकिन पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे इश्यूज जिनको हम बर्निंग इश्यूज कहते हैं, जिसमें ये है कि कुछ मुलाजिमतों में एज को, जो उम्र की हद है जिसको हम एज बार कहते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उम्मीदें लगाई बैठे थे बहुत सारे नौजवान जो 40 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई, क्योंकि आपको तो पता है 1 जनवरी से इसका तखमीना लगाया जाता है कि आपकी एज क्या है, और इसी हिसाब से आप इसके अहल बन जाते हैं कि आप इस आने वाले साल में फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। अभी तक जो यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं, कुछ कैटेगरीज में तो थोड़ा सी रियायत है, लेकिन इस कैटेगरी में 18 से 40 साल तक उम्र के लोग जो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत फॉर्म भरते हैं, जैसे कश्मीर जे&के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह, तो या पुलिस में, उसमें थोड़ा रूल्स डिफरेंट होते हैं, इनकी एज इससे कम होती है। डिमांड ये है कि चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आने वाले जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम्स हैं, या चाहे वो दूसरे खासतौर से टेक्निकल शोबों के से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनकी ये एक मुश्तरका डिमांड रही है कश्मीर में और जम्मू में भी कि एज बढ़ानी चाहिए। पवन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए था अपने अवलीन कैबिनेट मीटिंग में इनकी जो कंप्लेंट्स है और उनकी जो ग्रीवेंस है उनको दूर नहीं करना चाहिए था? देखिए, 2 बड़े मुद्दे थे इस बार जो मुझे लगता है कि उन्होंने मिस किए हैं। एक तो एज बात को लेकर बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि एज के बारे में भी कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस होगा। हो सकता है कि कोई मेंबर एक्स्ट्रा से कोई अपनी बात रख दे, वो बात अलग हो सकती है जो मंत्री है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी की भी इसमें जरूर डिस्कस होना चाहिए था, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर जैसा आप ओपन मेरिट की बात कर रहे हो तो बहुत से लोगों की शिकायतें रही हैं, और इससे लेकर कश्मीर में जो इनके खुद पार्टी के जो सत्ता में पार्टी है उनके एमपी ने भी प्रोटेस्ट किया है। तमाम लोगों को यहाँ पवन जी, मैं मुदाखलत करना चाहूंगा यहाँ पे। इसमें कैबिनेट एक सब कमेटी बनाई है जिनको टाइम दिया गया है कि आप
6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करो। उन्होंने बताया है कि 6 महीने के अंदर अंदर करेंगे, उसका स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, लेकिन जबानी तौर पर चीफ मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि इसमें तकरीबन 6 महीने लग सकते हैं। अच्छी बात है। इसलिए इसको कैबिनेट में इस वक्त डिस्कस करना रिजर्वेशन पॉलिसी को मुझे नहीं लग रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त कैबिनेट के लिए है। लेकिन ठीक है, उसके ऊपर तो दूसरा इशू और भी तो है कि जो लोग इस जनवरी को नौकरी पाने में असमर्थ रहे हैं उनकी तो एज हो गई। अब आप अगर बढ़ाते हो 2-3 साल तो लोगों को और मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के भीतर, मैं जम्मू संभाग की ही अगर बात करूं तो ओपन मेरिट में बहुत से लड़के जो है वो ओवरेज हो गए। हालांकि दूसरे कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको अभी 1-2 साल और समय है अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक बार नहीं बढ़ने से बहुत से लोग पहली जनवरी से घर में बैठ के अब वो अप्लाई नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के असल लिए। में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि सरकार मुलाजमतों के दरवाजे खोले, और जो सरकार में लोग होते हैं, चाहे जो कोई भी सरकार हो, तो उस वक्त वो कहते हैं कि सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। अपनी जगह पे वो बात सही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले जो हमारे मुलाजिम थे उनकी मजमूई तादाद तकरीबन 5 लाख के करीब थी, अब तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। 1 लाख से ज्यादा निशस्तें खाली हैं। अगर आप किसी भी जगह को देखें जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे आज से आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसी है। मैं इसका जिक्र करूंगा एक इदारे का। वहां पे आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले मुलाजिमों की तादाद 5000 थी, अब वो तादाद सुकड़ करके 2000 तक पहुंच गई है। ये कोई ऐसा नहीं करना है, ये कोई पोस्ट क्रिएट नहीं करने हैं। 3000 जगह खाली हैं। ये बहुत सारे लोग अर्ली 80s में लग चुके हैं और बहुत सारे लोग इन्हीं अगले 2 साल में रिटायर वहां पे हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। अभी तक ये 6 साल, 2 साल, 4 साल लगाते हैं रूल्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में। वहां भी पॉलिसी चेंज हुई है कि नॉन गेजेटेड जो जगह हैं वो जम्मू कश्मीर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा और गेजेटेड जगह जो है इंक्लूडिंग फैकल्टी पोजीशंस वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू, ये जो सेंटर्स ऑफ पावर है इनके बीच में। तो लेकिन हमारा यही इसमें ये बोलना है कि कैबिनेट को इस बारे में एक टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ एक मुकर्रर करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इसमें सहमत होंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि आप जब एक पॉलिसी बना रहे हैं इस बात को लेकर, आपके पास अगर पूरा एक मैप है, क्योंकि आपके पास इस समय अगर 3,20,000 एम्प्लॉइज इस समय जम्मू कश्मीर में है, एक समय था जब 5,37,000 एम्प्लॉइज होते थे। अगर इतना गैप कम हो गया है तो वैकेंसीज खाली बढ़ी है। आपने कोई नई वैकेंसी क्रिएट नहीं करनी है, पुरानी वाली ही अगर आप फिल कर दो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 20 से 30,000 के करीब अभी भी पोस्टें खाली हैं। तो वहां पर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी पहले, ताकि इस जनवरी को जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको मौका मिल जाता। अब वो लोग क्या करेंगे जो पहली जनवरी को ओवर एज हो गए? बहुत सारी जगहों पे सरकार के अपने कायदे कानून है, वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन करना होता है 10-10 साल के बाद। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आज से 60 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 30 टेरिटोरियल डिवीजन्स बने। इसके कुछ साल के बाद सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन्स के भी एग्जैक्टली 30 डिवीजन्स बने। इसमें अभी तक पिछले अगर आप देखेंगे पिछले 30-35 साल के दौरान कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। अब आप देख लें कि जितने भी लोग वहां पे लगे हैं, चाहे वो रेंज ऑफिसर्स हैं, ACFs हैं, DFOs हैं, जो भी ऑफिसर्स वहां पे लग चुके हैं, अगर आप देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो मैं गेजेटेड असामियों की बात करूंगा, और जो इसमें रेंज ऑफिसर वगैरह जो इसमें इससे नीचे जो नॉन गेजेटेड पब्लिक इस बोर्ड से आते थे, सिलेक्शन बोर्ड से, अगर आप देखेंगे उनकी तादाद उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो वहां पे आए हैं? हजारों की तादाद में लोग ये किस दरवाजे से आए हैं? क्या इस पे एक रियासती सरकार को एक पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए? अभी भी अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिवीजन है, आज के दौर में इसको आप 20-25 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिवीजन बना सकते थे। तो इन चीजों पे कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स को इस पे गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रियासती सरकार को भी इस वक्त यहाँ पे है, मेरे ख्याल से आप दोनों इस पे सहमत होंगे, पवन जी और दीपक जी, आप दोनों, कि इसमें रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फैल चुके हैं। दूसरी साइड से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, सरकार खुद ने सिलेक्ट करती है मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के तहत। ये लोग कहाँ जाएंगे? इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें यही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी रेंज ऑफिसर्स, ACFs वगैरह। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। कोई एहसान नहीं है इन लोगों पे, क्योंकि खुद इन्हें सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इसके तहत इनको सिलेक्ट किया जाता है।
मैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें एक तातुल क्यों है, ये क्यों फ्रीज हो चुका है ये सिलसिला, और जो भी लोग आए हैं इसमें से 80% के करीब लोग चोर दरवाजों से आए हैं। फैसल ये इसकी एक प्रॉपर आपने कहा रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कहा चोर दरवाजों से, या हम जिसको बैकडोर एंट्री कहते हैं, ये लोग कैसे आए, और ये लोग वाकई में एक जो लिस्ट से एक बननी चाहिए कि इसमें से जेन्युइन एंट्री कितनी है और इलीगल एंट्री कितनी है। उसके बाद ये तो जाहिर सी बात है कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गई, बहुत सारे लॉज चेंज हो गए, तो आखिर फिर ये भी रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि इसको प्रॉपर एक बार रीऑर्गेनाइज किया जाए सिस्टम को, ताकि एक तरीका हो जाए। और जो लोगों को शक शुबा है कि वो कश्मीर में है या जम्मू में है, कि आखिर सरकार इस चीजों पे क्या पॉलिसी बना रही है, कैसे फ्रेम कर रही है, तो मुझे लगता है वो सारा कुछ क्लियर करना चाहिए। और जो जैसे ये उमर अब्दुल्ला सरकार की 3 महीने में पहली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम माने जाने वाली कैबिनेट बैठक है, और 26 जनवरी से पहले होने जा रही है। कुछ चीजें इस पे तो रूटीन में होंगी, मगर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये कैबिनेट बैठक के बाद किन चीजों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अप्रूव करते हैं या नहीं करते, मगर एटलीस्ट गवर्नमेंट को अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों से ये जो वादे किए हैं या फिर ये प्लान कर रही है, ये क्लियर एक लेके आए और इन चीजों पे बड़ा अपना क्लियर वर्जन रखें। फिर उसके बाद उस चीज को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरह अप्रूव करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह आगे लेके जाती है। मगर ये मुझे लगता है चाहे जेएंडके यूटी है, ये वाली कैबिनेट बैठक बहुत इंपॉर्टेंट में जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जम्मू में, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है, अभी हम कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे जो फुजला, जिसको मतलब ये जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है जो जमा होता है, हमने जिक्र किया था 2 जगहों का, जम्मू में बलवाल एरिया का और श्रीनगर में अचन एरिया का। आज की इस कैबिनेट मीटिंग का एक एजेंडा यह है कि अचन में जो वहां पे बन रहा है इसका एक प्लांट जिसपे ये इसको डिस्पोज किया जाएगा साइंटिफिक बुनियादों पे, इसमें उन्होंने रखा है कि 60 करोड़ रुपए की लागत से वो तामीर हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वो अभी तक वहां पे बदबू फैली हुई है, और यही हाल बलवाल एरिया का है। क्या आपको लग रहा है कि इन चीजों में कोई जो लोग जिम्मेदार हैं इसको ऐसे ही पेंडिंग रखने में, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वक्त पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलना चाहिए था। इसी तरह से श्रीनगर के जो एसएमएच हॉस्पिटल है, वहां पे एक इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर वो बन भी चुका है वहां पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है ही नहीं, और आज की इस मीटिंग में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पोस्ट फैक्टो दिया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि आप वक्त पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी है जहां पर अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आप जम्मू की बात करें तो कोट बलवाल में जो डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, वहां पर इस समय हालत ये है कि आसपास के जितने लोग हैं, गांव हैं, वो सब परेशान हैं। आवारा कुत्ते वहां पर बहुत ज्यादा हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद हो चुका है, इतनी गंदगी फैली हुई है कि वहां पर आदमी चल भी नहीं सकता। तो ये पहले प्लान होना चाहिए था, आपके पास से प्लान ही नहीं था कि आप कहां कहां पर इस तरह के फिल्टर वो लगाएंगे जहां पर इस चीज को डंपिंग करके इसका निपटारा किया जा सके। आपने 2 जगह चूज की, दोनों से आपने शिफ्ट कर दिया। वही हाल कश्मीर में रहा। और जैसा आप कह रहे हो कि ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हुआ है, अप्रूवल नहीं है, तो जम्मू में भी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो बनकर तैयार हैं, लेकिन कुछ जगह पर कोई ना कोई वहां पर फॉल्ट है, और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये था आज का विचार विमर्श, और इसमें हमने बात की जो आज काबीना मीटिंग चल रही है जम्मू में, इसके एजेंडा के ऊपर। अब इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, जाहिर है कि हम इस पे भी बात करेंगे कल परसों। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों से गुजारिश है कि वो अपनी राय से हमें बाखबर करें, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीफोन के जरिए, जिस तरह से भी चाहेंगे। दूसरे प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। शुक्रिया।